नमस्कार साथियों। तो आपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया आवेश के संसूचन का, इलेक्ट्रोस्कोप का। अब आप अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण, इंडक्शन का अध्ययन करेंगे। इंडक्शन के बारे में हम अध्ययन में ये जानते हैं कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक होती है उदासीन वस्तु और एक होती है आवेशित वस्तु। तो उदासीन वस्तु और उदासीन वस्तु में आप जानते हैं कि आवेश तो होता है, लेकिन दोनों आवेशों के परिमाण बराबर होते हैं। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के परिमाण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक हो गया आपका आवेशित वस्तु। और आवेशित वस्तु का मतलब है कि आवेशित वस्तु आवेशित तभी होगी जब उसमें या तो प्लस आवेश की मात्रा अधिक हो या तो माइनस आवेश की मात्रा अधिक हो, तो वो वस्तु आवेशित हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास आवेशित वस्तु है और उदासीन वस्तु के निकट लाएं। एक हमारे पास मान लीजिए कि कोई क्षण है और ये क्षण है आवेशित, अर्थात हमने मान लिया कि धनात्मक। ये हो गई हमारी आवेशित वस्तु, आवेशित। और एक हो गया हमारे पास ये गोला है और जो है उदासीन, तो ये हो गया उदासीन। इसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्राएं हैं वो बराबर हैं। तो हमारे पास एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु अर्थात उदासीन वस्तु है। तो जब हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाते हैं तो आवेशित वस्तु ये उदासीन वस्तु में उपस्थित विपरीत आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब ये हुआ कि आवेशित वस्तु धनात्मक है, ये उदासीन है। जब आवेशित वस्तु को हम इस उदासीन वस्तु के पास में लाएंगे तो इस विपरीत आवेश को, तो उदासीन वस्तु में उपस्थित विपरीत आवेश को, ये धनात्मक है तो इसके ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब ये विपरीत आवेश को अपनी ओर आकर्षित करती है तो समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। तो मतलब ये हुआ कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक के मान बराबर हैं। परंतु जब क्रिया ये होगी कि हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाएंगे तो उदासीन वस्तु से विपरीत आवेश आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होगा, अर्थात ऋण आवेश आकर्षित होगा। और धन आवेश जो होगा वो समान प्रकार का आवेश हो गया तो वो प्रतिकर्षित होगा। अब जब ये विपरीत प्रकार के आवेश को आकर्षित कर लेगी तो वस्तु के जो उदासीन वस्तु है उसमें एक सिरे पर ऋण आवेश और दूसरे सिरे पर धन आवेश हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने प्रयोग के उपरांत देखा कि हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, दूसरी उदासीन वस्तु है। और अगर आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट लाते हैं तो विपरीत आवेश आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होता है और समान आवेश प्रतिकर्षित होता है। इस प्रकार उदासीन वस्तु में एक सिरे पर ऋण आवेश और दूसरे सिरे पर धन आवेश एकत्रित हो जाता है। तो हमने विद्युत प्रेरण या इंडक्शन की, प्रेरण की हमने परिभाषा किस प्रकार से निकाली कि आवेशित वस्तु की उपस्थिति में, परिभाषा हो जाएगी कि आवेशित वस्तु की उपस्थिति में आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना
को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते तो ये हो गया आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब इसमें एक हमको कंक्लूजन पॉइंट और मिल गया कि कंक्लूजन पॉइंट क्या हुआ कि स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण ही आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कंक्लूजन पॉइंट हमको ये मिल गया, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है कि आपने अभी पढ़ा कि आवेशित वस्तु को जब किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। आपने पढ़ा कि अभी हम एक चालक प्लेट जो कि धन आवेशित है और एक अनावेशित उदासीन गोला के पास लाते हैं। उदासीन गोले के पास लाने पर हम देखते हैं कि इस गोले पर एक तरफ ऋण आवेश और दूसरी तरफ धन आवेश हो जाता है। तो पहले ये गोला उदासीन था। जब हम चालक प्लेट आवेशित प्लेट को हम उदासीन गोले के समीप लाए तो विपरीत प्रकार के आवेश को आवेशित प्लेट ने आकर्षित किया और गोले में एक तरफ ऋण आवेश दूसरी तरफ धन आवेश हो गया। ऐसी स्थिति में जो उदासीन गोला था वो आवेशित हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु को किसी चालक के अत्यंत निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और आपने प्रैक्टिकली देखा कि यहाँ पर उत्पन्न हुआ। प्रेरण द्वारा आवेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें जैसे कई विधियां हैं कि चालन द्वारा, घर्षण द्वारा, इस तरह से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। घर्षण द्वारा आपने आवेश की परिभाषा में पढ़ा है कि घर्षण द्वारा आवेश किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं और चालन द्वारा आप देख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि आवेश में कुछ गुण पाए जाते हैं। आवेशों के कुछ मूल गुण हैं। तो सबसे पहला गुण तो ये है कि आवेशों में योज्यता का नियम पाया जाता है। आवेश योज्यता के नियम का पालन करते हैं। वो किस तरह से कि मान लीजिए कि कोई निकाय है, जैसे ये निकाय हमने बना दिया और इसमें प्लस आवेश भी है और माइनस आवेश भी है। तो ये निकाय है और इस निकाय का जो कुल आवेश है, मान लीजिए कि इसमें 3e इलेक्ट्रॉन धन आवेश है और माइनस का 5e इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, तो टोटल आवेश इसमें ये हुआ, ये है टोटल आवेश, कुल आवेश इतना हुआ। तो जो कुल आवेश का मान होता है वो उस चालक में उपस्थित धनात्मक ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश वो आपका 3e माइनस 5e बराबर माइनस 2e के बराबर होगा। ये चालक में उपस्थित कुल आवेश का मान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसी के भांति हम ये कह सकते हैं
कि द्रव्यमान आवेश भी योगात्मक होते हैं, अर्थात योज्यता नियम का पालन करते हैं। तो दूसरा चीज़ हम ये भी कहते हैं कि आवेश संरक्षित है, तो कोई भी विलगित निकाय हो उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो हम ये जानते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित होता है। अब इसमें मतलब ये हुआ कि संरक्षण के नियम में हम जाने कि नेट आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो कैसे? कि जब हम ये जान गए कि नेट आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, तो इसमें हम जानते हैं नाभिकीय भौतिक की सहायता से कि जब इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन परस्पर समीप आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में प्लस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हुआ और ये पॉजिट्रॉन हुआ, जब दोनों समीप आते हैं तो क्रिया क्या होती है कि समीप आने पर ये संयोग करते हैं और एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब समीप आते हैं तो ये एक दूसरे से संयोग करते हैं और एक संयोग करके एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। जब नष्ट कर देंगे तो इनसे बनता क्या है, फोटान की उत्पत्ति होती है। और फोटान कितने बनते हैं? 2। तो इनसे फोटान बनते हैं, 2 फोटान। तो एक फोटान आपका ये हो गया फोटान और एक फोटान आपका ये हो गया। तो इनसे बनते क्या है? फोटान। तो फोटान बना इनसे। तो जब 2 फोटान बना तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, पॉजिट्रॉन धनावेशित है, और फोटान पर आवेश, तो फोटान पर आवेश क्रमशः जो हो गए वो हो गए इलेक्ट्रॉन पर माइनस, पॉजिट्रॉन पर प्लस, तो फोटान पर जो आवेश हुआ वो क्या हुआ? शून्य। तो इस क्रिया से हम ये नेट आवेश भी इसका क्या हो गया, यहाँ पर भी हम देख रहे थे तो यहाँ पर भी नेट आवेश शून्य था, यहाँ पर भी आपको मिला क्या? शून्य, क्योंकि फोटान का आवेश शून्य होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अभिक्रिया में नेट आवेश संरक्षित है, उसका नेट आवेश नहीं बदला, युग्म विनाश कहलाती है, और इस अभिक्रिया का नाम है युग्म विनाश। इस अभिक्रिया का नाम है युग्म विनाश। तो ये तो हमने आपको नाभिकीय भौतिक की सहायता से एग्जाम्पल दिया, और आप इसके पहले कांच की छड़ को रेशम में रगड़ते हैं, वो एग्जाम्पल आप पढ़ ही चुके हैं कि उसमें आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है। तो इसके बाद